आज 8वीं जो हमारी वेबिनार है, हरित वन क्रांति का 8वां वेबिनार हमारा प्रारंभ होने को जा रहा है और आप सभी का मैं इस 8वें वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जितने भी हमारे वक्ता हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि उनने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। और जितने भी आज नए लोग इस वेबिनार में जुड़े हैं या जुड़ेंगे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सब लोग को विदित है कि हरित वन क्रांति की आज जो है 8वां वेबिनार चल रहा है और लगातार जो है हर रविवार को यह वेबिनार चलता है। कोरोना काल के चलते हुए हम लोगों ने इस पहल को जन्म दिया कि इस तरीके से हम लोग जो है वेबिनार कर सकते हैं और इस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं पर्यावरण पर, और हरित वन क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि बड़े मैं हमेशा कहता हूं कि हमने कल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया और सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि काफी लोगों ने जो है बहुत सारी पोस्ट की थी, पौधे लगाए थे। मेरे पास जितने भी लोगों का फोन आया, मैंने सबको यही राय दी कि भाई आप जो है जुलाई में पौधारोपण कीजिए। अभी जो है पौधा लगाना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़ क्षेत्र में अभी पौधे में जो है पौ आती है, नए पत्ते आते हैं, कोपल आती है, तो इस समय जो है पौधा लगाना उचित नहीं है। आप जुलाई 15 के बाद जो है पौधारोपण कीजिए। तो इन छोटी छोटी चीजों को जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम जुड़ रहे हैं, हम अगर पर्यावरण से जुड़ना चाहते हैं, प्रकृति से हमें प्रेम है, तो हमें भावनात्मक रूप से सबसे पहले जुड़ना होगा। मैं हमेशा कहता आता हूं कि जब तक हम अपने मन में यह विचार न बना लें कि इस धरती माँ के लिए हमें कुछ काम करना है, तब तक हम जो है कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो प्रकृति का कार्य है वो हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, कई सारी समस्याएं इस कार्य को करने में आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं, लेकिन हम लोगों को, अगर हम समझते हैं कि हमने जो है प्रकृति से प्रेम करना है, प्रकृति को बचाना है, तो अवश्य ही जो है हमें भावनात्मक रूप से जुड़ना होगा। और साथ ही अगर हरित वन क्रांति को हमने जो है आगे बढ़ाना है, तो हमें इन सब चीजों को साथ लेकर, अपने ग्राउंड लेवल के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। हमारी जो ये हरित वन क्रांति की जो वेबिनार है, इसमें हम लोगों ने यही किया है कि हम ग्राउंड लेवल के लोगों को, जो लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम लोगों का सहयोग करते हैं, उन लोगों को भी हमने जो है इसमें जोड़ने का प्रयास किया है। उन लोगों को भी हमने इसमें बोलने का मौका दिया है, ताकि उनके भी जो विचार हैं वो हम लोग समझ सकें, वो हम लोग सुन सकें। तो हरित वन क्रांति की जो मुहिम है, उसमें जो है पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग इस मुहिम से जुड़कर और लोगों को भी जोड़ेंगे। थैंक यू चंद्र सर, थैंक्स अ लॉट। आपने जो कल के अपने एक्सपीरियंस से पर्यावरण दिवस के शेयर किए सभी को। सो टाइम का कंसर्न देखते हुए मैं अपने जो पहले स्पीकर हैं मैं उनको इनवाइट करूंगा। डॉक्टर श्री आशुतोष पंत, जिला आयुर्वेद अधिकारी, उधम सिंह नगर। डॉक्टर आशुतोष जी, प्लीज। हेलो डॉक्टर आशुतोष, आपको आ रही है हमारी आवाज? जी 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 जी। या प्लीज सर, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू सर। आपको मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और चंदन निहाल जी को और मोहन शर्मा जी को मैं धन्यवाद कहूंगा कि मुझे उन्होंने इसमें आप लोगों के साथ मुखातिब होने का मौका दिया। मैं पिछले 3 बार से इसमें जुड़ा हूँ, इस वेबिनार में। देखिए, मैं थोड़ा सा अपना परिचय आप लोगों को दे दूं पहले, उससे ये रहता कि आगे हम लोगों को इंटरेक्ट करने में जो है सुविधा रहेगी। मैं फिलहाल, जैसा कि आपने बताया मोहन शर्मा जी ने, कि हमें जिला आयुर्वेद अधिकारी का दायित्व है मेरे पास, उधम सिंह नगर का। मैं सर्विस में आया था चिकित्सा अधिकारी के तौर पे सन 1988 में। मेरे पिताजी खुद प्रकृति से जुड़े हुए आदमी थे। वैसे वो सरकारी सर्विस में थे। IDPL आपने सुना होगा नाम, ऋषिकेश में एक फैक्ट्री है सरकारी, केंद्र सरकार की IDPL।
उसमें वो सरकारी सेवा में थे, लेकिन उसके साथ साथ वो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करते थे। तो उन्हीं की प्रेरणा थी, तो उससे ही मुझे जो है कुछ सीखने को उनसे मिला। सन 1988 में मेरी नियुक्ति धनोल्टी एक जगह है टिहरी जिले में, चंबा मसूरी रोड तक, बहुत अच्छा इस समय डेवलप हो गया है वो, एक पर्यटक स्थल के तौर पे। वहाँ मेरी नियुक्ति हुई। जब नियुक्ति हुई तो वहाँ पर, अब मैं चिकित्सालय में था, 2 बजे तक हमारी ड्यूटी रहती थी, उसके बाद कोई खास काम नहीं रहता था। तो मैंने वहाँ पर जो है एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का ऑफिस भी था, तो उनसे मैंने अखरोट के पौधे वहाँ पर बैठा रहता था, और कभी हम लोग बैठे रहते बातचीत करते रहते। तो अखरोट के पौधे वहाँ पर आए, तो मैंने उनसे जो है पौधे खरीदे। तो 500 पौधे मैंने उनसे खरीदे, और उस जमाने में आपको आश्चर्य होगा कि 50 पैसे का एक पौधा आता था। 50 पैसे का, जमाना भी सस्ता था, हमें ही कुछ 2000 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस समय महीने में। तो वो 500 पौधे मैं अपने एक सहयोगी जो था मेरे साथ, 4th क्लास हमारा कर्मचारी था, उसको लेकर मैं जाता था, और रोज हम जो है जंगल में 10-10, 15, 20-20 पौधे रोपते थे। तो उसके बाद फिर दूसरे जगह भी 2-3 साल तो मैं वहां रहा। उसके बाद मैं दूसरी जगह गया, नकोट एक जगह है टिहरी में ही, तो वहां पर भी वहां के आबो हवा के हिसाब से मैं अपने पौधों का रोपण करता रहा। लेकिन उसमें क्या हुआ, मैंने देखा कि हम पौधा रोपण तो कर देते हैं, लेकिन वो पौधे जो है अगर हम जंगल में लगा देते हैं, सड़क के किनारे लगा देते हैं, पार्कों में लगा देते हैं, बच नहीं पाते हैं उसका। क्योंकि ऐसा होता है कि कहीं जानवर खा जाते हैं, कहीं उसके बाद जो है पानी नहीं उन्हें गर्मियों में मिल पाता, देखभाल के अभाव में वो मर जाते हैं। सबसे ज्यादा तो जानवरों से ही नुकसान होता है ना। तो उसके बाद मैंने फिर ये 1996 में मैं हल्द्वानी आ गया था। तो हल्द्वानी में मैंने ये शुरू किया तब से कि लोगों को जो है पौधे गिफ्ट करना शुरू किया, भेंट करना शुरू किया उनके अपनी जमीन में लगाने के लिए। तो जैसे अब अगर हम उनको जो है नीम के पेड़ और बरगद के पेड़ देंगे किसी को पर्यावरण के हिसाब से, तो कोई नहीं लगाएगा आज की डेट में, क्योंकि ऐसा है कि लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है, इतना वो नहीं है। तो उनको उनकी रुचि के हिसाब से जो है, जैसे कटहल हुआ, तेज पत्ता हुआ, आंवला हुआ, आम हुआ, इस तरह के पेड़ जो उनको फल के पेड़, तो वो मैंने जो भेंट किए लोगों को, ऐसा शुरू किया। उसमें लोगों ने रुचि दिखाई, और मेरा एक आकलन है, मेरा एक सर्वे है कि करीब करीब इसमें 70% पेड़ बच जाते हैं, क्योंकि लोग घर में लगाते हैं तो देखभाल कर ही लेते हैं। और चंदन भाई भी हमारे साथ जुड़े रहे हैं, इनके गांव में भी हमारा आना हुआ है ना, और उनका भी बड़ा सहयोग रहा। तो जो है इसी तरह हम पहाड़ में भी 3000 पेड़ अखरोट के जो है हर साल जाड़ों में लोगों को भेंट करते हैं। तो इसमें ये है कि भाई हमारा अभियान है कि किसी तरह से पर्यावरण सुधरे, हमारा तो उद्देश्य ही है कि पर्यावरण सुधरे, लेकिन उससे हम लोगों को इस तरह से जोड़ते हैं ताकि उनका भी कुछ वो रहेगा, स्वार्थ रहेगा, तो वो बचा लेंगे पौधों को। अब जैसे कि अभी चंदन जी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को जो है हमारे देश में परंपरा है कि पौधे लगा देते हैं लोग। मैं तो ये कई साल से कहता आ रहा हूँ, मेरे भी कुछ एनजीओ वगैरह ने जो है, मैं नाम किसी एनजीओ का नहीं लेना चाहता हूँ, उन लोगों ने मुझसे कहा 3-4 साल पहले से, कई बार लेते हैं एनजीओ वाले भी पौधे मुझसे। उन्होंने कहा कि भाई 5 जून को हमने कार्यक्रम करना है, आप हमें 300-400 पौधे दे दिए। मैंने उनको कहा आप मेरे से जुलाई में ले लीजिएगा पौधे, लेकिन इस समय नहीं। इस समय इसलिए नहीं, आप पौधे लगा दोगे, फोटो सेशन होगा, मंत्री जी आएंगे या कोई दूसरे गणमान्य आएंगे, आप फोटो सेशन करा दो, उसके बाद भूल जाओगे। और होता यही है। मैं इस चीज से बिल्कुल मुखालफत करता हूँ, मैं इसके खिलाफ रहता हूँ कि 5 जून को जो है हमें अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से काम करना चाहिए ना। अब ये तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, यूरोप में इस समय काफी अच्छा हरियाली का मौसम रहता है। ये हमारे देश में ही केरल वगैरह में इस समय काफी अच्छा, तमिलनाडु में अच्छा बारिश रहती है, लेकिन हमारे उत्तर भारत में ये स्थिति नहीं है। हम थोड़ा सा इंतजार क्यों नहीं कर लेते? 20 जून 25 जून के बाद हम लगाएं,
या जुलाई में अगर हमारा तो हमारे बुजुर्गों ने हरेला पर्वत 15-16 जुलाई को जो तय किया है, बहुत सोच समझ के तय किया है। हमारे बुजुर्गों ने जो पूर्वजों ने जो तय किया है, उस समय ऐसा रहता है कि बारिश रहती है अच्छी खासी और जमीन हमेशा गीली रहती है, 3-4 महीने नमी मिल जाती है पौधों को। जो नए पौधे होते हैं उनको जो है एक तो गर्मी से बचाना और उनको जो है नमी लगातार मिलती रहे, तभी नए पौधे जो है वो विकास कर पाते हैं। मेरे अपना अनुभव रहा है कि साल भर में 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें कि पौधे उनको बड़ा नुकसान होता है, वो एकदम से नहीं पनप पाते। एक तो मई जून और दूसरा जो है 15 दिसंबर से 15 फरवरी, उस समय कोहरा पड़ता है, ओस पड़ती है। ओस पड़ने की वजह से भी जो है पहाड़ में उस समय जो है लगाए जाते हैं पौधे, वो जैसे कि आपके अखरोट हुआ, सेब हुआ, खुमानी हुआ, ये पहाड़ में तो लगाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लेन्स में अगर लगाए तो उस समय ओस के कारण यहाँ पर मर जाते हैं पौधे। तो हमें ये मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात, पर्यावरण को बचाने के लिए केवल पौधारोपण ही एकमात्र काम नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए जो है हम और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि वनाग्नि को रोकना। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि मैं इसमें लगभग रोज ही मेरे को रुद्रपुर से हल्द्वानी के बीच में ट्रेवल करता हूँ। अभी 2 महीने पहले की बात ही, वन विभाग द्वारा ही उससे पहले भी ये सन 19 में 30 जून, 28 जून और 30 जून 2 दिन मेरे को याद भी है तारीख, मैं अपने एक सहयोगी के साथ आ रहा था तो मैंने देखा कि जंगल में काफी, 28 जून को भी देखा, काफी बड़े एरिया में आग लगी है काफी, और वाहन वहां से तमाम गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने भी जो है उसको रोक करके उसको बुझाने की कोशिश नहीं करी। तो मैं और मेरे सहयोगी हम लोग रुके, हमने वहां पर जो है उस आग को कोशिश करी अपनी तरफ से जितना झाड़ियों से बुझाने की, और थोड़ा बहुत हमने उस पर कंट्रोल कर लिया। अच्छा, 30 जून को फिर जो है हमने दोबारा देखा कि वहां पर फिर हमने वहां पर मैंने अपने सहयोगी को वहां भेजा उस वाहन से, और आगे वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है, उनको भी सूचना करी। ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा। हम लोगों ने कोशिश कर करके जो है जितना कर सकते थे, हम पूरी तरह सफल नहीं हुए 30 जून को, लेकिन हमने कोशिश करी आग को काफी रोका। अब मेरा कहने का मतलब ये कि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ इसमें, यहाँ पर ये दर्शाना नहीं चाह रहा हूँ कि हमने इसमें आग रोकने में प्रयास किया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हर नागरिक वहां से, उस रोड से 1 घंटे के अंदर ही सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, अगर हर नागरिक, हमारे दिमाग में ये विचार रहे भाई जंगल हमारे अपने हैं, अगर ये जंगल नहीं बचेंगे तो हमारा जीवन नहीं बचेगा, अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, तो हम जो भी आदमी देख रहा है तो किसी के लिए कोई एक तयशुदा बात थोड़ी है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ही आग को रोकना है, वो तो उनका काम है ये। लेकिन अगर वो वहां मौजूद नहीं है तो हम यहाँ मौजूद हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें रोकना चाहिए। तो उस आग को जो है रोकने का हमने प्रयास किया। तो जहां पर भी वनों में आग लगी हो, कहीं और जगह को पर्यावरण का नुकसान हो रहा हो, तो हम आग से भी उसे बचाएं। ये बहुत जरूरी चीज है। पॉलीथीन इतनी बड़ी समस्या बन गई है, आगे आने वाले समय में पर्यावरण को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, होगा और हो ही रहा है, वो है कूड़ा निस्तारण। अब कूड़ा निस्तारण जो है, आप देखिए कि जगह जगह कूड़े के पहाड़ बन गए हैं। आप हल्द्वानी में घुसते हैं, गोला पार्क की तरफ आप देखते हैं, कितने बड़े एरिया में जो है डंप ग्राउंड बना हुआ है, इतना बदबू आती है वहां पर। आप हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, आप रुद्रपुर में ही आइए किच्छा की तरफ से, कितना बड़ा एक पहाड़ बिल्कुल जो है कूड़े का पहाड़ बन गया। दिल्ली में आपको याद होगा कुछ साल पहले एक कूड़े का पहाड़ था, वो थोड़ा सा ढह गया था, तो उसके नीचे कितनी सारी गाड़ियां दब गई थी और कितनी कैजुअलिटी हो गई। तो ये मतलब हमें एक बिल्कुल ही अलार्मिंग स्टेज है ये कि भाई कूड़े के हम पहाड़ बनाते जा रहे हैं। अब कूड़ा केवल हमारे शहरों को ही दूषित नहीं कर रहा है, गाँव को दूषित नहीं कर रहा है, कूड़ा जो है प्रभावित कर रहा है समुद्री जीवन को भी। समुद्र में भी जो है अब ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा, मेरे लिए तो समय निर्धारित जो है 9:25 तक का ही है, तो मैं उतने में ही अपना सीमित करना चाहूंगा कि समुद्र में भी जो है इतना प्लास्टिक पहुंच चुका है
कि वहां पर जो जलीय जंतु हैं उनके अंदर भी उनके मांस जो मछलियों को जो अध्ययन किया गया उसके अंदर तक ही जो है माइक्रो उसमें जो है माइक्रो मिलीमीटर्स में जो है वो प्लास्टिक के टुकड़े पहुंच चुके हैं। आप कितने जलीय जंतु हैं, आपने वीडियो देखे होंगे, कितने जलीय जंतु जो है उनकी पॉलिथीन में फंस करके वो मर जाते हैं। जलीय जंतु क्या, वैसे क्या हमारे जानवर जो फ्रीजिंग करने वाले जानवर हैं, गाय भैंस हैं या हिरन वगैरह हैं। और मेरे को बड़े आश्चर्य और दुख की बात है, बहुत चिंता का विषय है कि आप ये देखिए कि जो डंप ग्राउंड है वहां तो अगर फेंका जाए कूड़ा तो ठीक ही है, कोई बात नहीं, एक उस समस्या का कुछ सेग्रीगेशन किया जाएगा वहां पर या कुछ किया जाएगा, आगे हो सकता है। एक निर्धारित जगह में ही आगे कूड़ा डाला जाए तब भी एक बात है। ये तो आप देखिए कि जंगलों के किनारे सड़क जो गुजरती है जंगलों में जगह जगह जगह, इस पीरियड में तो मैं ज्यादा ही देख रहा हूँ कि टांडा जंगल में जो है जगह जगह लोग ऐसा कूड़ा डाल दे रहे हैं जैसे कि पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, है ना, जैसे कि थर्मोकोल के बड़े बड़े कहाँ से तो थर्मोकोल का जो है बहुत बड़ा एक डंप कर दिया वहां पर। और ये पॉलीथीन के जो बड़े बड़े पैकिंग मटेरियल्स होते हैं वो वहां डाल दिए। वो इतना नुकसान करते हैं लोगों के अपने घरों का। मैंने तो बड़ा एक आश्चर्य की बात है, इसके लिए जागरूकता ही की जरूरत है और लोगों को जागरूकता के साथ साथ कुछ जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ेगी कि पॉलिथीन यूज ना करें। देखिए अब आप देखेंगे वहां पर खुद ही, अभी आप अगर हल्द्वानी में बरेली रोड से ये मंडी के बगल से ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ को जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर इतना जंगल का जो एरिया है, FTI का ही इलाका है वो, उसमें आप देखेंगे कि इतना बड़ा ढेर लगा दिया है लोगों ने कूड़े का, पॉलिथीन का, कि वहां से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इतनी बदबू आती है, इतना ज्यादा गंदा लगता है। हम अपनी धरती को जो है सुंदर बनाने के बजाय और गंदा करते जा रहे हैं, कुरूप करते जा रहे हैं। ये कितनी चिंता की बात है। और मेरा तो मानना यह है कि पॉलिथीन की पहली बात तो सरकार को जो है उसके निर्माण पर, उसके जो है उत्पादन पर ही रोक लगानी चाहिए। और दूसरी बात, अगर कोई चोरी छिपे उससे पॉलिथीन का उपयोग करता है तो उस पर उसी तरह से जुर्माना करना चाहिए जैसे कि मास्क लगाने पर। पहली लहर में आपने देखा होगा लोगों ने मास्क जो है ढंग से नहीं लगाया क्योंकि उतनी सख्ती नहीं थी। लेकिन दूसरी लहर में आप देख रहे हैं कि हर आदमी जो है आजकल, क्योंकि उसमें जुर्माना हुआ, उसमें लोगों के ऊपर पुलिस से कार्रवाई हुई, तो अब जो है सभी लोग आप देख रहे होंगे कि वो मास्क लगा रहे हैं। भले उसको मास्क को ढंग से नहीं लगा रहे, वो बात अलग है, लेकिन लगा तो रहे हैं। अगर इसी तरह सख्ती जो है पॉलिथीन के लिए की जाए, मात्र एक पॉलिथीन को ही रोक दिया जाए तो बहुत बड़ा एक हमारा संकट कम हो जाएगा। पोल्यूशन जो है उसका काफी हम उससे निजात पाएंगे। बाकी रही ऐसी बात की जल और भी उपाय हैं, जल संग्रहण है, हमारे चंदन भाई कर ही रहे हैं। मैंने भी इसमें प्रयास किया है। मैंने फतेहपुर के जंगल में, जब मैं फतेहपुर में पोस्टेड था चिकित्सालय में, तो वहाँ आगे मेरे को एक गिरी जी है वहाँ, वो मेरे को ले गए, एक जागरूक व्यक्ति हैं गिरी, तो मुझे ले गए वहाँ अपनी मोटरसाइकिल बैठा के जंगल में अंदर, बसानी से भी और आगे काफी। उन्होंने वहाँ दिखाया कि देखो गर्मियों की बात थी कि हिरन जो थे वो इतने प्यासे थे कि उनको हम दौड़ करके पकड़ सकते थे। हिरणों का झुंड था वहां पर और इतना वो कमजोर थे प्यास की वजह से कि अगर हम दौड़ करके पकड़ना चाहते तो पकड़ सकते थे उनको। ये मतलब कहने का कि जानवरों को भी वहां पानी पीने के लिए नहीं था बिल्कुल जानवरों के लिए। तो अब वहां पर एक आध जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पहले से बने हुए खाल थे, लेकिन उनमें पानी टिकने की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि वो बने डिफेक्टिव थे। उसकी तली जो थी, वो इलाका ऐसा है कि अब जैसे रुद्रपुर का इलाका है, अगर वहां पर एक चाल खाल में किसी ने बना करके रोक दिया जाए पानी तो रुका रहेगा बहुत दिनों तक। लेकिन फतेहपुर या इधर जो है इस इलाके में पानी जो है रिस जाएगा, जमीन में चला जाएगा तुरंत। तो उसको बनाने की जरूरत थी, तो वहां पर 2 पहले से बने हुए थे, उसमें मैंने थोड़ा मरम्मत कराई थी। उसके अलावा मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फिर इजाजत ली रेंजर से, और मैंने जो है वहां पर कुछ 2 और बनवाए अपनी तरफ से। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कुल मिला के मैंने अभी तक जो है मैंने भी करीब 20 छोटे छोटे वो बनवाए हैं और अभी मेरा आगे भी प्रयास रहेगा। ये भी अगर कर सके कोई आदमी तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सामूहिक प्रयास भी हो सकता है इसके लिए, अगर कोई व्यक्तिगत प्रयास कर सके तो वो भी अच्छी बात है ना।
तो यही है, हमें प्रकृति को बचाना है, प्रकृति को बचाना जरूरी है। जैसे देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये प्रकृति का भी हमारे पर ऋण है। देखिए, अगर सांस लेने के लिए आज इस समय कोविड पीरियड में लोग समझ रहे हैं ऑक्सीजन के महत्व को। ऑक्सीजन का उत्पादन केवल प्रकृति कर सकती है, केवल वनस्पतियां कर सकती हैं, है ना। और कोई भी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन इतना ज्यादा उत्पादन, वो भी तो जैसे आपने देखा होगा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आजकल हॉस्पिटल में लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो भी प्रकृति, जो वायुमंडल की ऑक्सीजन है उसी को सेपरेट करते हैं, उसी को कंसंट्रेट करते हैं। कोई सा भी ऐसा भी तरीका नहीं है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन प्लांट्स में भी जो बनता है हाइड्रोजन, और उससे बनता है जो ऑक्सीजन बनता है पानी से, पानी भी तो प्रकृति की देन है। कोई ऐसा उपाय नहीं है अभी तक कि जो केवल ऑक्सीजन जो है इतनी मात्रा में पैदा कर दें फैक्ट्रियां कि सारी दुनिया के सभी जीव जंतुओं का, अरबों तो लोग अरब 6.5 अरब करीब की तो जनसंख्या ही है आदमियों की, और उसके अलावा जानवर हैं, इन सब की सांस चलती रहे, इसके लिए जो है ये केवल प्रकृति ही दान दे रही है। और उसी को हमें वैसे तो हम अगर अपनी जितना हमें पहले से प्रकृति ने दिया उसको बचा के भी रख दे तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। आगे तो खैर लगाना ही चाहिए, संवर्धन करना चाहिए जो जागरूक लोग हैं, क्योंकि हमने यहाँ सांस ली, हम यहाँ पर जिए, हमने इतना कुछ इस प्रकृति से लिया, तो कम से कम कुछ अपना ऋण उतार के जाएं। यही इसी उद्देश्य को लेकर मैं भी काम कर रहा हूँ, और लोग भी, आप लोग जागरूक लोग हैं, आप लोग जो जुड़े हैं सब प्रकृति से प्रेम करने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग इतना समय नहीं निकालते, और लगातार आप लोग लगे। मेरा भी जो सहयोग रहेगा वो हमेशा आप लोगों के साथ है, और मैं हमेशा जो है इसमें आप लोगों को जितना मेरे से हो सकेगा मैं करता रहूंगा। धन्यवाद। अब मेरा समय शायद समाप्त हो जाए और लोगों को बोलना होगा। धन्यवाद। Now please welcome to our next speaker, Miss Sai Dev. Thank you. Forest Range Officer, South Gola Range, Nainital Mandal. Ma'am, please welcome. सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं शशि देव फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर साउथ गोला। सबसे पहले श्री नयाल जी को और आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस मुहिम से जोड़ा। इस मुहिम की सबसे अच्छी और पॉजिटिव बात यह है कि कई सारी योजनाएं होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं, वो उद्देश्यहीन होती हैं, लेकिन इस हरित वन क्रांति मुहिम का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप प्रकृति संरक्षण के हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है आपका, आप लोग हर एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग प्लांटेशन कर रहे हैं, चौड़ी पत्ती के पौधों का पौधारोपण कर रहे हैं, साथ ही आप लोग मॉइस्चर कंजर्वेशन का काम भी कर रहे हैं, चाल खाल बना रहे हैं, और वो भी कच्चे चाल खाल, जिससे कि प्रकृति को कोई नुकसान ना हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आप लोग अपने साथ उन लोगों को जोड़ रहे हैं जो वास्तव में प्रकृति से जुड़े हैं और हमेशा 24 आवर प्रकृति के इर्द गिर्द है। सबसे अच्छी बात ये है आप लोगों की ग्राउंड लेवल पे आप लोग काम करें, तो ये 3 चीजें ही आपकी प्लस पॉइंट है। क्योंकि प्रकृति का जो संरक्षण है, प्रकृति को संरक्षित करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा अभी मैं आशुतोष सर की बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि प्रकृति को संरक्षित करने के लिए केवल वृक्षारोपण ही एक कार्य नहीं है, सबसे बड़ा कार्य है जनता को जागरूक करना। दूसरा, हम हर वे में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। जैसे अभी इन्होंने सर ने बताया कि हम फायर प्रोटेक्शन में भी अपना योगदान दे सकते हैं, तो फायर प्रोटेक्शन में भी योगदान वही देगा जो जागरूक होगा। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये क्रांति है आप लोगों की हरित वन क्रांति, ये स्वप्रेरित क्रांति है, और कोई भी चीज जो स्व प्रेरणा से शुरू होगी उसका जो एंड होगा, उसकी जो मंजिल होगी वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को दायित्व सौंपे जाते हैं और हमारा दायित्व है, इसलिए हम उस काम को करते हैं, तो उस कार्य का जो आउटपुट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमारा प्रेम और हमारी स्वप्रेरणा 0 होती है। लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है स्वप्रेरणा। आप खुद से प्रेरित हो कि हमें ये करना है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट इतना अच्छा। मैं देख रही थी श्री नयाल जी ने लगभग 46,000 पौधों का रोपण किया है, इतने चाल खाल बनाए हैं, तो ये उसी स्वप्रेरणा का नतीजा है। और चंदन नयाल जी की स्वप्रेरणा से पूरा गांव, पूरी जनता
और जितने भी लोग हैं, हम सब लोग प्रेरित हो रहे हैं। मेरा आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग की जो ये मुहिम है, उसमें आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में केवल रेंजर ही नहीं, हमारे फॉरेस्टर, फॉरेस्ट गार्ड, सभी लोगों को कृपया इससे जोड़ें। इससे क्या होगा कि हम लोगों में भी कई बार ये देखा जाता है कि हम लोग सिर्फ दायित्व बस अपना काम करते हैं। तो अगर मेरे पूरे स्टाफ में सभी लोगों में एक स्व प्रेरणा जागेगी, तो हम लोग जितना कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा करेंगे। तो और एक और चीज मैंने अभी हाल ही में अप्रैल में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आग लगी। अभी तो थोड़ा बहुत बारिश होकर थोड़ा सा मॉइस्चर जमीन पे आ गया है, तो इसलिए अग्नि दुर्घटनाएं कम हो रही है। अप्रैल महीने में बहुत ज्यादा वनाग्नि की घटनाएं हुई, तो उसमें मैंने देखा इस बार स्टाफ के साथ, मैं हर जगह पे स्टाफ के साथ आग बुझाने गई। ये नहीं कि मुझे आग बुझाने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए स्टाफ के साथ जाती रही ताकि उनको मॉरल सपोर्ट मिलता रहे। तो जब मैंने देखा कई जगह पे तो गांव के लोग खुद आकर के, हमारे पहुंचने से पहले गांव के लोग आग को कंट्रोल कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पे कहीं पढ़े लिखे बच्चे, जो आज के बच्चे हैं, ग्रेजुएशन में कॉलेज पढ़ने वाले बच्चे, वो ये देख रहे हैं कि आग लग रही है, वो उसका वीडियो बना रहे हैं, उसको सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं, और टैगलाइन उनकी हो रही है कि 3-4 दिन से जंगल धधक रहे हैं, कोई सुध नहीं ले रहा है। इसलिए मैंने उन बच्चों को अपने पास बिठा के मैंने उन्हें समझाया कि आप लोग, जब आग लगी है तो आप लोग उसका वीडियो बना के वायरल तो कर रहे हैं, लेकिन जब स्टाफ आग के भीतर घुस के आग को बुझा रहा है, तो इस चीज को क्यों नहीं आप लोग इस चीज की पब्लिसिटी कर रहे हैं? तो बच्चों के पास वाकई में कोई आंसर नहीं था। तो यही एक चीज है कि हम पढ़े लिखे मास को समझा सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ी है उसको हम बता सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण कितना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तभी जो हमारा इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहेगा। और सबसे इस जो ये हरित वन क्रांति की जो एक मुहिम है, इसमें मैं ये चाहती हूँ कि मेरे स्टाफ का हर एक मेंबर इससे जुड़े, हर एक मेंबर ग्राउंड लेवल, ताकि उसमें भी एक स्व प्रेरणा जो है वो जागृत हो जाए। उसे सिर्फ ये ना लगे कि ये मेरी ड्यूटी है, आज मैंने इस रेंज में फलाना काम करना है, तो कल मैं दूसरी रेंज में जाऊंगा, भाई कल मैं दूसरी रेंज में करूंगा, फलाना तीसरी रेंज में करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों में भी एक प्रकृति प्रेम की भावना जागनी चाहिए, बजाय एक दायित्व की भावना के। तो इसलिए मैं नयाल जी से मेरा एक ये रिक्वेस्ट है कि जब भी मतलब आप लोग, आपकी किसी से मुलाकात हो या इस वेबिनार के थ्रू, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों में भी एक जागरूकता की भावना आप जगाए। दायित्व की भावना तो सब में है, और वो दायित्व की भावना से क्या होता है कि वो क्षणिक होती है। काम करते हैं लेकिन वो क्षणिक होता है कि भाई हमें पर्यावरण दिवस पे पौधे लगाने हैं, सफाई करनी है, तो वो इतिश्री वहीं पे इतिश्री हो जाती है। लेकिन ये चीजें क्या होनी चाहिए, स्थायी होनी चाहिए कि आज मैं यहाँ हूँ तो मुझे यहाँ भी काम करना है, मुझे वहां भी काम करना है, हर चीज को देखना है। अगर कहीं पे अगर मैं अभी ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आग लग रही है, भले वो मेरा कार्य क्षेत्र है या नहीं, तो मुझे वहां पे जाके काम करना है। तो ये चीजें होनी चाहिए हम लोगों में, सब में ये स्व प्रेरणा जागृत होनी चाहिए। नयाल जी से मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आने वाले जितने भी वेबिनार आपके होंगे, तो उसमें कृपया मेरे लोअर स्टाफ को भी आप लोग प्लीज इसमें जोड़िएगा, ताकि वो खुद भी स्वप्रेरित हो और दूसरों को भी प्रेरणा दें। और क्योंकि इससे पहले ये मेरी सेकंड पोस्टिंग ही है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। ये फर्स्ट पोस्टिंग मेरी बागेश्वर थी, 2014 में मैंने वन विभाग को ज्वाइन किया था। 2 साल मेरी ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में हुई। तो ट्रेनिंग के दिनों से ही प्रकृति प्रेम थोड़ा सा जागा। ये नहीं कि मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हूँ इसलिए मुझे प्रकृति से लगाव है। मेरा प्रकृति से लगाव बचपन से है, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही हूँ, पहाड़ी इलाके से हूँ, ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। और ये मेरी सेकंड पोस्टिंग है, और मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस वेबिनार में बोलने का मौका दिया। और मैं खुद आप लोगों से प्रेरित हूँ। मैं हमेशा नयाल जी से कहती हूँ कि आप प्रेरणा के स्रोत हैं हमारे लिए भी, इवन हमारे डिपार्टमेंट तक। क्योंकि बात यही है ना, हम दायित्व बस कर रहे हैं इस काम को। ये हमारा दायित्व है कि भाई हमें जुलाई में प्लांटेशन करना है, हम कर रहे हैं। फिर हम सोचते हैं कि कल के दिन हमारी पोस्टिंग दूसरी जगह हो जाएगी तो भाई दूसरा आदमी इसको देखेगा। ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए हम। तो इस चीज के लिए मैं आपको धन्यवाद करूंगी। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैंने कहा है कि कृपया आप उस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मेरे हर स्टाफ को आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। और आने वाले समय में
जुलाई में हमारे वहाँ जब प्लांटेशन होता है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बार आ करके हमारी रेंज में आ करके हमको कृतार्थ करिएगा। तो थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद मैम, बिल्कुल अवश्य जो है मैं आपके विचारों पर से सहमत भी हूँ और अवश्य आपके पूरे स्टाफ को भी हम लोग जोड़ेंगे इसमें। और इससे पहले भी हम लोगों ने जो है इधर नथवा खान रेंज के जो डिप्टी रेंजर हैं उनको एज ए स्पीकर हमने जो है आमंत्रित किया था, और मैं सभी ग्राउंड लेवल के लोगों को भी इसमें जो है जरूर जोड़ूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और जो है आपसे आगे भी सहयोग भी लेते रहेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू शशि मैम, थैंक्स अलॉट। आपने बहुत ही ओपनली एक सपोर्ट का जो एक कोऑर्डिनेशन रहता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड कॉमन पीपल, वो उसको सपोर्ट किया है। डेफिनेटली हमारी टीम और आपकी टीम इसको आगे बढ़ाएगी। और थैंक्स अलॉट मैम फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सो इन सॉर्ट ऑफ टाइम नाउ आई एम वेलकम टू अवर नेक्स्ट स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु श्री आचार्य विपिन जोशी जी, संस्थापक संस्कार परिवार उत्तराखंड, स्वरोजगार रिवर्स प्लान अभियान। आचार्य जी प्लीज वेलकम सर, ओवर टू यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। धन्यवाद मोहन शर्मा जी। सबसे पहले तो मैं हमारे युवा और बहुत ही उत्साह से भरे हुए, जो सिर्फ पर्यावरण की बातें नहीं करते बल्कि ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा और एक आइडियल कार्य कर रहे हैं, मैं श्रीमान चंदन नयाल जी, पर्यावरण प्रेमी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। और निश्चित रूप से आपका जो अभियान है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभियान बनेगा, और इसमें जहां भी हमारे लायक जो आहुतियों की जरूरत होगी, हम लोग बिल्कुल तन से, मन से, धन से आपके साथ रहेंगे। अभी मेरे से पूर्व दो वक्ताओं ने जो अपने विचार रखे, मैं मैडम शशि देव जी का जो व्याख्यान था, एक एक शब्द नपा तुला और अनुभव की कसौटी में कसा हुआ था। जैसा कि मैम ने बताया कि वो खुद पहाड़ से हैं, उन्होंने प्रकृति को बहुत नजदीक से देखा है। वो सिर्फ दायित्व के कारण यहाँ पे नहीं बता रही है कि ये सब है, उनके भीतर उन्होंने जो स्वप्रेरणा वाली बात करी, निश्चित रूप से जैसे चंदन नयाल जी इस अभियान के जो सूत्रधार हैं, इस अभियान के जो अग्रगण्य हैं, तो उनको स्वप्रेरणा, क्योंकि देखिए ये एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, एक नशा होता है। तो जब एक जुनून, जज्बा और उसके लिए निरंतरता, लगातार व्यक्ति जो है अपने आप को इसमें, मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी 25-30 साल से लगातार हम इस प्रकार के अभियानों को चलाते हैं, और कई जगह पूरे देश स्तर पे, राज्य स्तर पे और वैश्विक स्तर पे भी ईश्वर मौका देता है कई जगह जाने का और सहभागी बनने का। तो बहुत कठिन काम होता है, सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जो घर से आपको उनका भावनात्मक सहयोग तो रहता है, और हर तरीके से, क्योंकि उनके बिना हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन चूंकि ये पूरा विश्व जो है ये अर्थपरक है। अब जब सेवा करते हुए हमारे पास संसाधनों का अभाव होता है, और चूंकि हम समाज के लिए भी कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा परिवार के प्रति भी दायित्व है, परिवार के प्रति भी हमारा जो है, जो एक परिवार का मुखिया होने के नाते या सदस्य होने के नाते या कमाऊ पूत होने के नाते, तो एक बात अटक जाती है कि हम उस सेवा को फिर उस भाव से नहीं कर पाते या उस स्तर पर नहीं ले जा पाते जिस स्तर तक वो सेवा जानी चाहिए। तो आज मैं जो अपना यहाँ पे जो भी संक्षेप में वक्तव्य रखूंगा, मैं थोड़ा इसी ओर एक प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले देखा कि बहुत कुछ हमने एकदम मान लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड काम भी किए, दूसरी चीजें भी की, लेकिन उसमें बाद में क्या हुआ कि जो हम उसको चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। तो मैंने पूरा एक चिंतन मंथन और कई विशेषज्ञ लोगों की राय, सलाह, और जो मुझे भी, क्योंकि मैं भी स्वप्रेरणा से ही
सारा कार्य करता हूँ, क्योंकि इसमें वास्तव में स्वप्रेरणा ही सबसे बड़ी चीज होती है और तभी ये काम हो भी पाते हैं। अगर हम हर जगह हम देखिए, हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हम कर्तव्य बोध हमें नहीं होता, हम कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। तो यहाँ पे अधिकारों से ज्यादा कर्तव्य बोध होना बहुत जरूरी है। अब अभी जैसे पहले वक्ता सम्मानित डॉक्टर पंत जी ने बताया कि कैसे जब वो मसूरी में पोस्टेड थे, उन्होंने 500 अखरोट के पेड़ 50 पैसे के हिसाब से खरीदे और सबको वितरित किए। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बताई कि हम सिर्फ अपने दायित्वों तक, अपने सिर्फ इस तक ना जो है बंधे रहें, बल्कि हमें कर्तव्य बोध होना चाहिए। हमें इस चीज का भान होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट, सिर्फ एक वाक्य ही हमारा सारा काम कर सकता है। हम नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अगर कार्य करेंगे, अन्य सब चीजें बाद में हैं। जो छोटी छोटी बातें हैं जिनके कारण कहीं ना कहीं ये मुहिम आगे नहीं बढ़ पाती है, तरह तरह की बातें होती है और लोग कई तरीके से मनोबल गिराने का भी कार्य करते हैं। बहुत से लोगों को ये भी ये रहता पता नहीं इनको इसका क्या लाभ हो रहा है, व्यक्तिगत ये क्या कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें समाज में आती है। लेकिन कहते हैं ना, अर्जुन की तरह हमारा लक्ष्य तो सिर्फ जो है अपना लक्ष्य होना चाहिए। तो हम अपने लक्ष्य पे एकदम अडिग रह करके, तो यहाँ पे मेरे दिमाग में जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं आप सभी लोगों से शेयर भी करूंगा और इसमें हम कुछ प्रयास भी कर रहे हैं और ईश्वर की कृपा से इसमें सफलता भी मिलनी कुछ आरंभ हुई है। तो मैं क्या चाहता हूं, आज कोरोना संकट काल के बाद आपने देखा होगा सारी दुनिया को स्वास्थ्य का महत्व समझ में आ गया है कि हमारे लिए स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी महत्वपूर्ण है, हमारे लिए श्वासें कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस कालखंड में, और मुझे लगता है कि जो पर्यावरण है इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती, और ये जो हरित क्रांति है, जो ये एक मुहिम है, ये बहुत अच्छी मुहिम है, प्रेरणादायक मुहिम है। और अगर हम इस मुहिम के साथ वेलनेस को जोड़ दें, मैं जैसा कि मैं कह रहा था आपको, हम उत्तराखंड के गांव को एक डिवाइन विलेज के रूप में एक कॉन्सेप्ट हमारा काम कर रहा है। इसमें हम क्या करें, जैसे जो सरकार की जो होम स्टे वाली स्कीम है उसके द्वारा हम अपने गांव में खुद अपने घर से शुरुआत करके कुछ ऐसे आवास हम बना दें जिसमें अगर हम बाहर से अगर कुछ अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि बाहर से जो भी व्यक्ति आता है, और तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत सुंदर पर्यावरण है, हमारे पास शुद्ध वायु है, बिल्कुल एकदम मिनरल वाटर जिसको कहते हैं, ये जो बोतलों में बंद पानी ये तो सड़ा हुआ पानी है, ये थोड़ी मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर, असली मिनरल वाटर हमारे पास है। हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे भोजन हो चाहे फल हो, बहुत उत्कृष्ट श्रेणी का है और मनुष्य को सीधे जो है लाभ देता है। और आपने एक चीज नोट किया होगा, मैंने जब हम लोगों को ले जाते हैं गाँव में, तो मैंने एक चीज महसूस किया, गाँव में जाकर के एक हफ्ते के अंदर अंदर बीपी, शुगर और ये जो छोटी छोटी बीमारियां, स्ट्रेस और तमाम जो चीजें हैं, ये स्वतः ही खत्म होने लग जाती है और ध्यान हमारे वहां खुद लगता है। अगर जो व्यक्ति आध्यात्मिक ढंग से इस देवभूमि में आता है, और अगर विशेषकर जो मैं आपसे देवभूमि दिव्य ग्राम की बात कर रहा हूँ, जो शहरों में जो हो रहा है, ठीक है, ऋषिकेश, हरिद्वार या जो हमारे पर्यटन वाले शहर है, वहां जो हो रहा है, ठीक है, वो अपने हिसाब से सब लगे हुए, लेकिन हमें पहाड़ के गांव को क्या है, डिवाइन विलेज के रूप में विकसित करना है। और यहाँ पे जो है एक जो विलेज टूरिज्म है, वो भी स्पिरिचुअल टूरिज्म, जिसमें किसी प्रकार का कोई नशा, धूम्रपान और जो आपका जो भी गलत चीजें हैं, इनका बिल्कुल वहां पे सेवन ना हो। एकदम यहाँ पे व्यक्ति अपने को जानने के लिए और अपनी जो है यहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए इन गाँव में आए। और जो हमारे जो नयाल जी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही प्रेरक कार्य किए हैं, उन कार्यों को देखें। और हमारे पास जो सुंदर सुंदर जो वन है, जंगल हैं, और हमारे वन विभागों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कई पर्यटन स्थल विकसित किए हैं, उनको देखें। हमारे गाँव के आसपास बहुत सुंदर सुंदर प्राकृतिक जगह है, कहीं से सुंदर हिमालय का दीदार होता है, तो कहीं बहुत सुंदर सुंदर प्रकृति ने झरने दिए हैं, कहीं शुद्ध जो है जल प्रपात हमारे पास है, कहीं पे हमारे पास नौले हैं, गाढ़ गधेरे हैं। और जो अब क्या है, देखिए, जो ग्लैमर है, अब आदमी ग्लैमर से बहुत उगता गया है। अगर मैं बात करूं एक जो बहुत उच्च श्रेणी का, या जो जिन्हें हम उच्च वर्ग बोल देते हैं, या जो मध्यम वर्ग है, ये दोनों ही वर्ग जो है अब जो ये आज की लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल से उगता गए ही, ग्लैमर से उगता गए ही। तो वो क्या चाहते हैं कि उनको
एक प्रकृति चाहिए, नेचर चाहिए। आपने देखा भी होगा पहाड़ों में भी, जैसे बहुत से लोगों ने जिन्होंने रिजॉर्ट वगैरह बनाए हैं, कहीं कहीं 2-2 किलोमीटर पैदल चल के भी लोगों ने रिजॉर्ट बनाए हैं। तो लोग प्रकृति के साथ आना चाह रहे हैं, प्रकृति की ओर मुड़ना चाह रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जो चूंकि समय की भी एक गरिमा भी है और हम सबको उसको भी फॉलो करना है, तो हम क्या करें, सभी लोग मिल करके, विशेषकर मैंने इसमें योग वाले लोगों को, पर्यावरण वाले लोगों को, आयुर्वेद वाले लोगों को, इनको सबको जोड़ करके हमने एक मुहिम आरंभ की है। हम ये चाह रहे हैं हम अपने अपने गांवों से इस अभियान को शुरू करें। और मैंने मेरी अभी उद्योग से भी बात हुई, तो उद्योग वालों ने भी हमें पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है और उनका भी पत्र हमें मिल गया है। हम चाहते हैं कि हम स्थानीय आधार पे, हम स्थानीय शिल्प के आधार पे क्या कर सकते हैं, जो स्थानीय उत्पाद है उन उत्पादों को हम कैसे वैश्विक रूप में हम ले जा सकते हैं, सही पैकेजिंग करके, सही ढंग से मार्केटिंग की व्यवस्था बना करके। उसके अलावा जो स्थानीय अनाज है, मैं देखता हूँ हमारे पहाड़ में लोग बहुत मेहनत करके जो है, वहां आप देखते हैं कि पहाड़ों में पहाड़ सी समस्याएं भी हैं। पहाड़ों से पलायन 3 कारणों से हो रहा है। एक, स्वरोजगार का ना होना, दूसरा शिक्षा की व्यवस्था का ठीक ना होना, और स्वास्थ्य की व्यवस्था का ठीक ना होना। अगर ये 3 चीजें हमारे पहाड़ में अगर हो जाती है, उपलब्ध हो जाती है, तो पहाड़ से क्यों कोई पलायन करना चाहेगा। तो यहाँ पे मैं ये एक रिवर्स पलायन में भी ये एक रामबाण साबित हो सकता है। तो मैं यहाँ पे आप सभी को, विशेषकर चंदन दयाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस हरित क्रांति के साथ इस मुहिम को भी शामिल करें। और हम पहाड़ के युवाओं को, विशेषकर चूंकि हम अभी देवभूमि के स्तर की बात कर रहे हैं, और ये पूरा विश्वव्यापी अभियान है। इसमें कहीं भी जहाँ प्रकृति है, जहाँ नेचर है, जहाँ गांव है, तो हम चाहते हैं कि उन गांवों में विकास हो और वहां पे हम लोगों को ले जा सके। और जब लोग जाते हैं गाँव में, तो वहां पे निश्चित रूप से कई लोगों को हम रोजगार देने में सक्षम होंगे, और कई लोगों को हम लोग जो है, जब वो लोग निकलेंगे तो पूरे देश को उससे लाभ मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आज यही आपसे अनुरोध करूंगा। एक तो बहुत सार्थक आज ये चर्चा चल रही है। मैंने देखा कि हमारे जितने भी यहाँ पे वक्ता है अभी तक, दोनों ही वक्ता, और उससे पहले हमारे जो पर्यावरण प्रेमी चंदन जी हैं, उनका जो बहुत ही भावपूर्ण और एकदम अनुभव की बात है। जैसे किसी संत ने कहा है, तुम बोलो कागज की लेखी, हम बोले आंखों देखी। एक कोई चीज अगर कागज में कोई चीज है, कागज के द्वारा कहीं से आपने रटा, एक तोता ज्ञान होता है, और एक होता है अनुभव का ज्ञान। तो अनुभव का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है। जो तोता ज्ञान है, जो रटा हुआ ज्ञान है, कहीं से हमने कुछ, जैसे कई लोग अपने भाषण तैयार करते हैं तो उसके लिए लिखते हैं, कहीं से कुछ रोचक तरीके से उसे बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए फिल्मी अभिनेता अभिनेत्री है, उनको रिहर्सल कराई जाती है, उनको डायलॉग दिए जाते हैं, उसके आधार पे वो हमें बड़े पर्दे पे आता है, बड़ा रोचक लगता है लोगों को। लेकिन वो एक अलग चीज है। और एक जो व्यक्ति ग्राउंड जीरो पे काम करता है और अपने स्तर से, जैसा कि हमारी मैम ने अभी थोड़ी देर पहले कहा, शशि जी ने, कि जब हम स्वप्रेरित होकर के अपने भीतर से, हमारे अंदर एक ऊर्जा काम करती है, एक जागृति काम करती है, और जो ग्राउंड से आया होगा, जिसने, क्योंकि हम लोगों ने तो बचपन में पहाड़ में पढ़ा है और हमने देखा है, हम पैदल चले हैं, स्कूल गए हैं, तो हमें पहाड़ की जो विषमता है हमको आभास है। और जैसा अभी शशि जी ने कहा, मैं शशि जी को तो मैं कहना चाहूंगा, वो कह रही है कि मेरी अभी दूसरी पोस्टिंग है, मुझे बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन आपको जो अनुभव है आपको लीडिंग पोस्ट पे होना चाहिए। जैसे आप जैसे जो लोग हैं, अगर मान लीजिए ठीक है सर, जैसा आपने कहा, एक दायित्व के नाते एक प्रमोशन की अपनी एक प्रमोशन का तरीका होता है, एक समय पे वो सब प्रमोशन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसे प्रयोग का भी समय आ गया है, यहाँ पे जूनियरिटी और सीनियरिटी वाली बात ना हो करके जो योग्य लोग हैं उनका एक पैनल बनना चाहिए। बेशक ड्राइविंग सीट पे वो सब चलता रहे जो मानक है, लेकिन उन युवाओं का, उन उत्साही लोगों का, उन अनुभवी लोगों का जो है हमें ज्ञान लेना चाहिए, जिसके द्वारा जो है हम सही मायने में सिर्फ दायित्व बोध ना रहे, बल्कि उत्तरदायित्व जो हमारा कर्तव्य है, हमें कर्तव्य बोध भी तब आएगा जब हम जो है ये सब करेंगे। तो मैं, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन आगे भी जितने वेबिनार होंगे हम लोग अपनी बात रखते रहेंगे। हाँ, आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह करूंगा, आइए हम सभी मिल करके इस देवभूमि उत्तराखंड को योग और आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा हब बनाएं, और यहाँ सभी लोग मिल करके सामूहिक रूप से, क्योंकि इसमें जैसा अभी बताया गया कि हम सोचते हैं कि आग लगी है तो वन विभाग का ही काम है, या हम
किसी भी चीज को, इस सोशल मीडिया के युग में हम लोग किसी भी चीज को, विशेषकर नेगेटिव चीजों को हम बहुत प्रसारित करते हैं। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, एक तो सिर्फ एक किसी विभाग का काम नहीं है, ठीक है, वो विभाग का अपनी जगह महत्व है, लेकिन उस विभाग के साथ हम लोग भी सहयोगी बने और नेशन फर्स्ट की भावना के साथ, राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके सभी विषयों में और प्रैक्टिकल रूप से, जैसे मैं एक बार पुनः हरित क्रांति अभियान के जनक हमारे सम्मानित युवा साथी मैं चंदन नयाल जी को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से एक बार पुनः साधुवाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप एक प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, एक ऐसा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये मॉडल जो है पूरे विश्व के लिए प्रभावी रहेगा, लाभप्रद रहेगा और इस पूरे अभियान में जहां भी जिस रूप में आप मेरी उपयोगिता चाहेंगे मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। और पहाड़ के जो हमने 3 गांवों को एक मॉडल ग्राम के रूप में हम विकसित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, डिवाइन विलेज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग भी उसी तर्ज पे अपने अपने क्षेत्रों में डिवाइन विलेज बनाएं और उस पर जो भी मेरे लायक जो उसकी जो एक थीम है, जिसमें एक पहाड़ के पूरे विकास की परिकल्पना है, जिसमें पहाड़ से तीनों समस्याओं रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन तीनों को एक बिल्कुल एकदम मॉडर्न रूप में, आधुनिक रूप में, और उसके साथ साथ एक इसमें संदेश ये भी है कि हम संस्कार भी जीवित रहे, ज्ञान में आगे बढ़े, विज्ञान तक चरम तक पहुंचे, लेकिन आधुनिकता की आड़ में जो है हम अपनी अमूल्य संस्कृति और संस्कारों को ना भूलें और पहाड़ों को हम एक डिवाइन विलेज के रूप में, एक पूरा वेलनेस का एक बहुत बड़ा हब बनाए। ऐसा मेरा आपसे निवेदन रहेगा, प्रयास रहेगा। तो आप सभी ने मुझे सुना और मेरे कहीं पर मेरे से कोई शब्द गलत निकल गया हो तो आप उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, और जो बातें आपको लगता है कि ये अनुकूल है और हमारे राज्य के हित में, राष्ट्र के हित में है, उन्हें आप ग्रहण करेंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। थैंक यू आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जो कॉम्बिनेशन बनाया है जो मॉडर्न विलेज के रूप में उत्तराखंड को आगे, बहुत आगे ले जाएगा सर। सो डेफिनेटली इसमें बहुत आगे, और सभी आपने अपील की है सभी लोगों से जुड़ने के लिए कि वो भी अपने इंडिविजुअल गाँव को जो है इससे जोड़ें। सो थैंक यू, थैंक्स लॉट सर। मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को वेलकम करूंगा। सो प्लीज वेलकम टू नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर विवेक पवार, एक्सआरए कॉटेज, ओली, चमोली, उत्तराखंड। विवेक सर, प्लीज ओवर टू यू। हेलो, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, वेरी क्लियर, प्लीज। धन्यवाद। सबसे पहले तो चंदन नयाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप लोगों को बताता हूँ मेरी चंदन नयाल जी से मुलाकात अभी कुछ समय पहले हुई। एक हमारे मासी के डॉक्टर कपिल जी है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे समाज के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। तो उन्हीं के थ्रू से मैं चंदन नयाल जी से मिला, और उनकी बातों को देखकर और उनकी बॉडी लैंग्वेज और हर चीज को देख करके मुझे काफी इंटरेस्ट लगा। और पर्यावरण वगैरह से जिन लोगों का भी इंटरेस्ट रहता है, जो उनको बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं, जिनका अंदर उस तरीके की एक तड़प है, तो के लिए मैं हमेशा उन लोगों के प्रति मैं आकर्षित होता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये पहला प्रोग्राम है, ऑनलाइन प्रोग्राम, जब मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो मेरा नाम विवेक है, और मैं यहाँ पर ओली में रहता हूँ, जो एक छोटा सा स्की रिसोर्ट है यहाँ पर ओली में। और मैं किस तरीके से पर्यावरण वगैरह से या नेचर वगैरह से किस तरीके से जुड़ा, तो उसके कुछ कारण हैं, जैसे जो मेरा बचपन रहा है, या जो अभी तक मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में रहा हूँ। तो जैसे मैं बात करता हूँ, पहले बचपन में हम लोग छोटा सा मध्यम परिवार जैसे रहता है, एक किसान परिवार, इस तरीके से था हम लोगों का। प्रकृति के नजदीक, पेड़ पौधे, जंगलों के बीच में, माँ का डेली जो जानवरों के लिए, गाय भैंस के लिए घास के लिए जाना, फिर अपनी खेती बाड़ी करना, पेड़ पौधों के बारे में जानना, कौन सा पौधा है, कौन सी सब्जी है, जानवर कौन सी घास खाते हैं। तो इस तरीके से पर्यावरण के बारे में हमको थोड़ा सा पता चला, उसके बारे में नॉलेज हुआ।
तो वो अंदर की दुनिया देखी जो आज के शहरों में एक लोगों के लिए एक बंद है, एक रहस्य है। तो वो उस तरीके की दुनिया को देखने का मौका मिला। एक कारण तो ये रहा। दूसरा कारण ये है कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, साहसिक खेल है। साहसिक खेल जितने भी हैं वो सब लगभग प्रकृति से जुड़े हुए हैं। चाहे आप रिवर राफ्टिंग ले लो, चाहे आप स्कीइंग ले लो जो बर्फ के ऊपर होती है, या ट्रैकिंग वगैरह ले लो। आप जब जंगलों में जाते हो, प्रकृति को देखते हो, शांति को महसूस करते हो। तो मैं भी स्कीइंग वगैरह और स्नो बोर्डिंग वगैरह करता था जो बर्फ के ऊपर होती है। तो मुझे भी मौका मिला इंडिया के लिए खेलने के लिए, और कई बार मुझे कई गोल्ड मेडल और कई बार नेशनल लेवल पे मेरे को पदक वगैरह मिले। उसके बाद भगवान की दया से मेरे को एशियाड खेलने के लिए जाना पड़ा बाहर। कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। तो जो ये जर्नी रही, इसी जर्नी में मतलब पर्यावरण से जुड़ते गए, बर्फ से जुड़ते गए, प्रकृति से गए। जब पैराग्लाइडिंग करते थे हम लोग, बादलों को देखते थे, कौन सा बादल कहाँ से आ रहा है, हवा का रुख क्या है, कैसे, और कब बारिश आने वाली है, कब फ्लाई नहीं करना है। तो ये जो सारा प्रकृति को जानने का अवसर मिला इन खेलों के थ्रू, तो धीरे धीरे एक लगाव जुड़ता गया और धीरे धीरे इसके बारे में नॉलेज होता गया कि प्रकृति हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अभी मैं आचार्य जी की बात सुन रहा था, तो आचार्य जी को देख करके मुझे एक गीता के बारे में कुछ श्लोक था, उसका कुछ मीनिंग था। वो आया कि जब भगवान कहते हैं, अपने विराट रूप को दिखाते हैं श्री कृष्ण जब अर्जुन को, कि मैं ना तो पैदा होता हूँ, ना मैं जन्म लेता हूँ, ना मेरी मृत्यु है, और अपने विराट स्वरूप को दिखाते हैं। तो जो वो विराट, मेरे लिए वो विराट स्वरूप का मतलब है जो हमारा ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, और जो पृथ्वी है, मैं उसको उसकी कोख मानता हूँ, उस ब्रह्मांड की, जहाँ हम सारे मानव जाति के लिए, सारे जीव जंतु के लिए उन्होंने अपनी कोख में रखा हुआ है हमें। और यहाँ पर हमको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सब चीजों से। और ये जंगल वगैरह ये सारा एक इकोसिस्टम है। तो हमारे जो चंदन नयाल जी लोग इस तरीके के लोग हैं, जो मैं इनको एक सैनिक नहीं कहूंगा कि एक उत्तराखंड या एक कुमाऊं रीजन या उसके लिए कोई कार्य कर रहे हैं। एक पौधा लगता है तो उसका इफेक्ट, चाहे आप साइंस या मैथ्स के हिसाब में 0.000% के हिसाब से देखे जाए तो पूरी पृथ्वी पे इसका फर्क पड़ेगा। तो ये केवल एक देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सैनिक होते हैं वो एक देश को बचाने के लिए काम करते हैं, पर जो ये हमारे चंदन जी जैसे जो लोग हैं, मैं उनको पर्यावरण के एक सैनिक के रूप में कहना चाहता हूँ या समझता हूँ उनको, जो कि इस पूरे मानव जाति को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इसे बढ़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूँ, ये एक सत्यता है, और हमको इसकी सत्यता का गंभीरता पहचाननी पड़ेगी कि कितने पूरे मानव जाति के लिए कितना जरूरी है इस तरीके के प्रोग्राम, इस तरीके के हरित वन क्रांति लाने की हमको कितनी जरूरत है। तो जब हमको इसका गहराई से पता चलेगा तब हमको लगेगा कि ये कितना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर ज्यादा इस तरीके की, मेरे सामने अभी बड़े बड़े वक्ताओं ने बोला, अभी पंत जी ने बोला, मैडम जी ने बोला, अभी और भी बड़े बड़े लोग हैं, सब यहाँ पर काफी बुद्धिजीवी वर्ग है। मुझे इस बारे में इतना ज्यादा जानकारी या उतना नॉलेज तो है नहीं, और मैं ज्यादा किताबी बातों पे बात नहीं करूंगा। वो आप सब लोग जो इस वेबिनार को देख रहे हैं वो आप गूगल करके या बुक से जान सकते हैं। तो मैं तो मात्र जो मेरे जीवन के जो एक्सपीरियंस रहे मैं उन्हीं पे बात कर सकता हूँ, अपने जो डेली लाइफ थे, हमारे दैनिक जीवन के जो थे। अभी मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं यहाँ पर औली में या इसके आसपास के एरिया में हम लोग ट्रैकिंग के लिए पूरे हिमालय में जाते हैं। तो मैं बात करूंगा हमारे जो औली है या जोशीमठ है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उसके आसपास के एरिया में। ये बचपन से अभी तक कोई किताब नहीं, कोई रिसर्च नहीं, जो हमने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से हम जब देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर औली में आप लोगों को मालूम है यहाँ पे बर्फ गिरती है। तो यहाँ पर अभी पुराने समय में जब हम छोटे थे, स्कूल या कॉलेज में जाते थे, तो हर बार बर्फ गिरती थी यहाँ पे 4-4 फुट 5-5 फुट। जोशीमठ जैसी जगह में भी 2-2 3-3 फुट बर्फ गिरती थी। लेकिन अभी यहाँ पे पिछले कुछ सालों से, अभी लास्ट के 2 साल अगर देखे जाएं तो उसमें बर्फ गिरी, लेकिन उससे कई 4-5 सालों से यहाँ पे बर्फ भी नहीं गिर रही। तो जिस तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है, अगर हम अभी जैसा मैंने कहा कि चंदन सर लोग जिस तरीके से इन पेड़ों को लगाने के लिए जोर दे रहे हैं, तो उसका कितना इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक रीजन ये भी है कि जो काटे जा रहे हैं इस तरीके से, पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये जो बर्फ है अभी 4 सालों से नहीं गिरी यहाँ पे, जो नेशनल गेम वगैरह थे वो भी कैंसिल हुए यहाँ पर। तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है हमारे सामने कि जो हमारे लाइफ को इफेक्ट कर रहा है।
ये कोई किताबी बातें नहीं है। जो हम जाते थे ग्लेशियर वगैरह, जब हम उत्तरकाशी में गया मैं तपोवन में, वहाँ पे आपको मालूम होगा जहाँ से भगीरथी नदी निकलती है, ग्लेशियर है, तो वहाँ पे वाडिया इंस्टीट्यूट वगैरह उन्होंने मार्किंग की हुई है कि जैसे 1996 में ग्लेशियर कहाँ था, 1997 में कहाँ रहा, या उससे पहले जैसे 80 में कहाँ था, 60 के दशक में कहाँ था। तो आप जब मैंने उसको पहली बार देखा तो मतलब एक हैरान करने वाली और बहुत ही स्केरी, डरा देने वाली बात है कि किस तरीके से मतलब ग्लेशियर इस तरीके से दूर पे दूर चले जा रहे हैं। इतना इस तरीके से तो बहुत ही कम समय बचा हमारे पास, बहुत ही कम समय, कि जब ये पूरे ग्लेशियर और ये हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरीके से बदल जाएगा। और दूसरा एक और बात, जो पहाड़ों में रहते हैं, शायद जो कुमाऊं में भी इस तरीके से जो पहाड़ियों में थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड में रहते होंगे, या जो जिन लोगों को मौका मिला इस तरीके के हाई ऑल्टीट्यूड में जाने का, तो वहां पर आप देखोगे कि हमारे पहाड़ में जहाँ पे भी हाइट में बारिश होती है, जैसे आप देखोगे जो तराई वाले क्षेत्रों में वहां पे जो बारिश होती है उसके बूंदों का साइज काफी बड़ा रहता है, काफी जोर से बारिश आती है और पूरे रोड नाले पार्क इस तरीके से पूरे पानी से भर जाते हैं और पूरा नदी के जैसे नाले के रूप में बहने लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप हिमालय में ऊपर की ओर चढ़ते जाते हो तो इन बारिश की बूंदों का जो साइज रहता है जो धीरे 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 छोटा होने लगता है। मेरे जो घर में नाना जी थे वो भी एक बकरवाल थे, शेपर्ड, तो हम उनसे सुनते थे। वो पहले उनसे सुना, तो जब अब मौका मिला हम लोग जब ट्रैकिंग के क्षेत्र में जाते थे तो उन चीजों को हमने एक्सपीरियंस किया। जब हम लोग जाते थे पहाड़ पे, जैसे जैसे हम बुग्यालों में पहुंचते थे हाइट में, तो बारिश की बूंदों का जो साइज होता है बिल्कुल छोटा हो जाता था। जैसे हम स्प्रे करते रहे, स्प्रे सर पे या बाल कटाते समय या मुंह पे, उतने छोटे स्प्रे के फॉर्म में वो बारिश होती थी बुग्यालों में। तो उसका क्या होता था, प्रकृति का एक सिस्टम था कि जितनी हाइट में जाओगे बारिश का साइज इतना छोटा होगा और बिल्कुल झिम 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 इस तरीके से स्प्रे के रूप में बारिश आएगी। तो वो जब जमीन पे पड़ती थी तो जमीन उसको सोखती थी पूरी बारिश को। जो हमारे बुग्याल हैं आज जिनकी इतनी महत्वता है, वो बुग्याल उस स्पंज के रूप में उस पूरे पानी को सोखते थे और धीरे धीरे जमीन के अंदर डालते थे, तो वाटर लेवल जमीन का बना रहता था। तो उससे क्या होता था, जो लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होते थे। और आज आप देखोगे, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप तपोवन में आपने सुना होगा, मेरे से यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पर तपोवन, पूरा का पूरा वहां पर 2 डैम बह गए थे, पूरा का पूरा लैंडस्लाइड हो गया था। जब आज क्योंकि उस तरीके की बारिश नहीं हो रही, आज आप बुग्याल में भी हाइट में जाओगे इतनी बड़ी बड़ी बूंदें आ रही है, एकदम से पानी बढ़ जाता है, पूरे गदेरे नाले इसके फॉर्म में नदियों के रूप में बहने लगता है और सारा तोड़फोड़ मच जाता है। तो 2 डैम यहाँ पे बहे। इसके बाद नंदप्रयाग की आपने समाचारों में घटना सुनी होगी। उसके अलावा अभी कुछ दिन पहले, अभी तो बरसात भी शुरू नहीं हुई है, मानसून तो अभी काफी दूर है, लेकिन पूरा का पूरा देवप्रयाग में IIT भवन, दुकानें, घर उस तरीके से पूरा का पूरा बह गया। कुछ ही समय पहले की बात लगाओ, दुनिया का जो सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था पूरी विश्व का आज तक के इतिहास में, केदारनाथ आपदा जब आपको पता है आई होगी, महीनों तक वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, दर्जनों लोग, हजारों लोग उसमें खत्म हो गए। आप बॉम्बे का उदाहरण देख लो, पूरी बॉम्बे अब तो हर दूसरे तीसरे साल में पूरी डूब जाती है। चेन्नई फ्लड का ले लीजिए। तो ये सब एक कोई किताबी बातें नहीं है, ये हमारे लाइफ में घट रही है और हमको दिख रही है, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। आबादी देखो जिस तरीके से बढ़ रही है, केवल पिछले 70 सालों में आप देख लो पूरे 3 गुनी आबादी हो गई है। आप अपने शहरों में देख लो, जहाँ 50-60 साल पहले 2 घर 4 घर थे होंगे, आज वहां हजारों लोग रह रहे हैं। पर्यावरण पर पूरा दबाव है, उसके लिए हम इन जंगलों को काट रहे हैं, पूरे जंगलों को इस तरीके से सब चीजों के लिए, पूरा उस तरीके से चीजों के लिए। तो कितना दबाव है हमारा, मतलब जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जंगलों को काटना वो हो जा रहा है कि लोग काटते जा रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, वहां पर हम जरूरत से ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं। आप पुराने समय में देख लीजिए, हमारा जो लाइफस्टाइल था बिल्कुल सिंपल तरीके का था। आप देख लो, आप अपने पूर्वजों के घरों को देख लो, आप जितना जरूरत था बिल्कुल, जो घर भी बनाते थे वो बिल्कुल मिट्टी पत्थर लकड़ी घास फूस बिल्कुल नेचुरल तरीके से। तो जो उसका रॉ मटेरियल आता था आसपास के इलाकों से आता था, 4-5 किलोमीटर के दायरे में से ही सारी सामग्री आ जाती थी। और वहां आज अगर अब मैं अपनी बात करूं, यहाँ औली में ही अगर मुझे अपना घर बनाना तो सरिया सीमेंट के लिए मुझे 300 किलोमीटर दूर पूरा एक दिन का रास्ता देहरादून वगैरह से मंगवाना पड़ता है। तो वहां से जो ट्रक ले करके आएगा, कितना ईंधन जलाएगा, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। उसके पहले भी वो कहीं और जगहों से आया होगा, कई हमारी जो ऊर्जा हुई होगी, कई कोयले के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो
इस तरीके के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट रहते हैं वो चले होंगे, कितना ईंधन जला होगा, तब जाके वहां सीमेंट निकल इस तरीके की चीजें बनी होगी जो प्रकृति के लिए खराब होगी, और वहां से लेकर के हम यहाँ तक आए हैं। तो जो हमारा पुराना लाइफस्टाइल था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी देखो हम कितना वो कर रहे हैं। पहले घर गांव में जो हो सकता है कि हमारे कुमाऊं में भी इस तरीके से होता होगा, जैसे हमारे गढ़वाल में होता था, यहाँ पर लोग अपने घरों में रहते थे, सपोज कि एक छोटा सा झाड़ू लगाने की बात रहती, आसपास इस तरीके के पेड़ पौधे रहते थे, उनको काटा जाता था, उसी से झाड़ू बनाते थे और अच्छा सा हो रहता था। आज हम झाड़ू क्या है, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में कहीं बन रहा है फैक्ट्री में प्लास्टिक, उतने दूर से हमारे इस जो स्वच्छ जो हिमालय था यहाँ तक पहुंच रहा है। और उसके बाद महीने में एक झाड़ू वो करता है तो साल के 15-20 झाड़ू हम वो कर रहे हैं। इस तरीके का प्लास्टिक आ रहा है। इसी तरीके किचन में जो हम बर्तनों को धोने के लिए पुराने समय में क्या वो घास निकालते थे, ये पुराने जूट के जो वो रहते थे, उन रेसों से बर्तनों को साफ करते थे, और आज उसके लिए भी हमारे पास प्लास्टिक का वो आ रहा है और उसके लिए हमको पैसा पे कर रहे हैं। और उतने दूर से हम प्रकृति में बिना सोचे समझे इतना प्लास्टिक वगैरह बाहर है। अभी पंत जी ने कहा था कि किस तरीके से वो प्लास्टिक हमारे समुद्रों में जा रहा है और जो माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में पूरा का पूरा समुद्र इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। जो मरीन बायोलॉजी है वहां पे की वो सारी नष्ट हो रही है, हमारे कोरल्स वगैरह है वो खत्म हो रहे हैं। तो मतलब पूरा का पूरा फर्क पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज हम लोग बिल्कुल अब घास फूस के मकानों में रहने लगे और इस तरीके का प्लास्टिक यूज नहीं करें, ये तो अब संभव नहीं है अभी के समय में, क्योंकि हम इतना आगे निकल चुके हैं कि अब पीछे लौटना काफी मुश्किल है। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है उसको हम थोड़ा स्लो कर सकते हैं। हम थोड़ा उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं उसकी दर को हम थोड़ा कम कर सकते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जैसे महात्मा बुद्ध जी का वो था कि जो उनका प्रिंसिपल था कि जिस तरीके से कि हमेशा एक संतुलन होना चाहिए, ना तो कभी ज्यादा न कम। जो मध्यम मार्ग होता है महात्मा बुद्ध के हिसाब से वो सबसे उत्तम मार्ग होता है। तो हमको अपनी सीमाएं पहचाननी पड़ेगी, हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं, हमको क्या चीज कितनी जरूरी है, क्या ये मेरे लाइफ के लिए इतनी जरूरी है और ये प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, तो हम उसके बारे में जानकारी रखें। क्योंकि इसी बात से मुझे एक चीज याद आई कि इतना सारा कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों कोई कुछ कर नहीं रहा है इसके लिए? ये भी अपने आप में कुछ प्रश्न है, हमें इसे गंभीरता से सोचना पड़ेगा इसके बारे में। इसका कुछ कारण है। एक तो सबसे पहला कारण तो यही है कि आज लोग खाली मतलब एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं इस तरीके की बातों को या जानकारी को। अभी लगभग 80 से 90%, मैं ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, 80 से 90% लोगों को अभी ढंग से मालूम ही नहीं है कि दुनिया में चल क्यों रहा है। अभी हमारे जो चंदन भाई इस तरीके की जो ये हरित क्रांति के बारे में इस तरीके की मुहिम चला रहे हैं, अपना समय इतना दे रहे हैं पेड़ों को लगाने में। अभी जो हमारे जगत सिंह जंगली जी अभी जिनका देहांत हुआ, उस तरीके के लोग, चंडी भगोना जी हमारे आसाम में हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको भी फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है, जो इस धरती को रात दिन करके 24 घंटे करके दिमाग में सोच करके इस पेड़ पौधों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और इस तरीके के प्रोग्राम चला रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं सॉरी, ताकि मतलब इस प्रकृति को बचाया जा सके। तो अभी मैं काफी लंबा ले गया था, विषय पे आता हूँ उसमें कि क्यों हो रहा है, जब ये लोग इतना, क्यों इन लोगों को इतनी पड़ी है और हम लोग क्यों इसके बारे में नहीं सोचते। इसका सबसे मेन कारण यही है कि 80 से 90% लोगों को हमको मालूम ही नहीं है कि अभी हो क्या रहा है दुनिया में। क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता तो उनके पाँवों के नीचे की जमीन खिसक जाती। मैं ये चीज बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा एक हफ्ते भी रिसर्च करोगे अगर इस ग्लोबल वार्मिंग या पेड़ पौधों के बारे में, ये दुनिया में क्या चल रहा है, अंटार्कटिका की बर्फ कितनी पिघल रही है, हिमालयन ग्लेशियर कितने पीछे जा रहे हैं, कैसे पानी के स्रोत सूख रहे हैं, अगर आप इनके बारे में रिसर्च करोगे तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे। एक हफ्ते या केवल एक हफ्ते अगर आपने इसमें सीरियसली इसमें आपने देख लिया, आपको लगेगा कि अब कितनी देर हो गई, कितने बड़े युद्ध स्तर में काम करने की जरूरत है। तब आप जैसे हमारे जो इस तरीके के योद्धा है जो हरित क्रांति ला रहे हैं या इन्वायरमेंट को बचाने के लिए अपनी जिंदगी जिन्होंने इस पे लगा दी है पूरी, वो हमारे लिए कितने बड़ा काम कर रहे हैं और कितना हम लोगों को उनको सहयोग करने की जरूरत है। और वो हमारे इस प्लानेट के लिए, हमारे देश या हमारे गांव के लिए नहीं, हमारे इस पूरे प्लानेट के लिए कितना जरूरी है वो लोग।
दूसरा, एक तो मैंने बताया आपको नॉलेज के लिए, दूसरा मैंने ये बताया कि आपको क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि आज का जो हमारा ये सिस्टम है, अभी स्वामी जी भी कह रहे थे, जिस तरीके से जो ये धन के या इकोनॉमी के हिसाब से इस तरीके का जो हमारा सिस्टम बना है, आज हर चीज को हम इकोनॉमी से तोल रहे हैं। कौन आदमी कितना बड़ा है, कौन कितना छोटा है, कौन मध्यम परिवार का है, कौन लो निचले उस पे है, तो हम उसको सब इकोनॉमी से तोल रहे हैं। सारा चीज पैसा है आज। कितना बड़ा घर, कितनी बड़ी कार, ब्रांड, इन सब चीजों, जिसके पास जितना ये है तो वो उतना बड़ा, वो सारा का सारा एक डिजाइन बनाया है एक इकोनॉमी का। पूरा का पूरा पैसे पे आधारित है ये पूरा का पूरा हमारा जो आज जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं, ये तो सीधा सीधा एक स्लेवरी के तरीके का एक चेन बनाया हुआ है कि आप मेहनत करो, आप पैसा कमाओगे, आप फिर जब पैसा कमाओगे, आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा होगा, आप उससे फिर से क्या करोगे, ब्रांडेड चीजें खरीदोगे, बड़ी बड़ी ब्रांड की कार या उस तरीके की वो खरीदोगे। उसके बाद आप सोचोगे कि आपको जो ये सिस्टम रिवॉर्ड देगा, किस तरीके, आपको खुशी कब होगी, वो रिवॉर्ड देते हैं, जैसे बच्चे को रिवॉर्ड देते हैं वो खुश होता है, तो इस तरीके का ब्रांड जब आपको देते हैं तो आप खुश होते हैं। तो एक डिजाइन किया गया है ताकि आप इसी चक्कर में फंसे रहो, पैसा कमाओ, ब्रांड और इस तरीके के जो ये रिवॉर्ड है ये। क्योंकि जब कोई बड़ी कार के लिए आप पैसा जमा करोगे वो कार भी बिकेगी, तो क्या होगा, इस तरीके से इस सिस्टम में आप कंज्यूमर बनते जा रहे हो और स्लेव बनते जा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसका कोई एंड नहीं है। आप इस सिस्टम में इस तरीके से फिट हुआ, रिवॉर्ड भी आपको उसी तरीके का मिल रहा है ताकि अब अगले स्टेप में आप चले जाओ। तो ये का पूरा एक सिस्टम है, डिजाइन जो बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। हमको इससे बाहर आना पड़ेगा उसमें। तो मतलब हम इसको कैसे रोक सकते हैं, या लास्ट में हम इसके बारे में थोड़ा सा वो करते हैं कि हमने इतनी बातें कर दी, ये सारा ये हो रहा, तो क्या सोल्यूशन है। तो मैं वही बता रहा था क्योंकि हम जितनी हमको जरूरत है, अगर हमको एक घर में एक ही कार की जरूरत है पूरे परिवार में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गाड़ियों से चलना छोड़ दो, ये मशीनों का इस्तेमाल करना छोड़ दो, फिर मैं उसी बात पर आऊंगा जो महात्मा बुद्ध ने कहा था, जो मध्यम मार्ग वो हमेशा सबसे उत्तम मार्ग होता है। तो आपके घर में अगर एक कार से अगर आपका काम चल सकता है तो आप एक कार ही रखिए। आप जितना ज्यादा ऊर्जा को बचा सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हो, उतना कहीं 1000 किलोमीटर दूर, कहीं जंगलों में, कहीं छत्तीसगढ़ में, कहीं बिहार में, वहां उतना कोयला कम निकलेगा, उतना जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका बोझ उतना कम होगा अगर हम सब लोग ऐसे छोटे छोटे वो करें। हम कहीं जाते हैं, पानी की बोतल पीते हैं। अभी जैसे मैं बता दूं, मेरे यहाँ पे एक छोटा सा होम स्टे चलाता हूँ मैं, सारे कॉटेज के नाम से ओली में, और हमारा प्रयास है यहाँ पे आसपास भी हम इस बात को फैला रहे हैं। मैं अपने यहाँ पर किसी भी तरीके की जो मिनरल वाटर आते हैं, जो अभी स्वामी जी बता रहे थे, प्लास्टिक बोतल में जो पानी आता है वो बिल्कुल कहाँ मिनरल वाटर होता है। हमारे जो गाड़ गदेरे यहाँ पर पहाड़ों में बह रहे हैं, असली कुदरत का तो पानी वो है। तो मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे इस तरीके के प्लास्टिक बोतल वगैरह को मैं यहाँ पे खुद सेल नहीं करता हूँ, और लोगों को भी हम इनकरेज करते हैं कि आप इस तरीके का पानी को, या जो ये और भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आती है, आप इनको मत बेचें। क्योंकि अगर एक साल में अगर मैं 50,000 या 1 लाख पानी की बोतल बेचता हूँ, तो उतना प्लास्टिक इस हिमालय में कहीं ना कहीं कोई फेंक देगा, या कबाड़ में कहीं भी इस प्रकृति में जाएगा। तो जो मेरे से हो सकता है, तो मैंने उसको आज से 2-3 साल पहले उसको बेचना बिल्कुल बंद किया। मैं यहाँ पे फिल्टर रखा है, उसका सोल्यूशन, यहाँ पे टूरिस्ट आता है, पानी भरता है, वो फिल्टर वाटर, उनको समझाता हूँ, उनको बताता हूँ कि जो ये पानी अभी स्रोतों से निकल रहा है, जंगल से, प्रकृति से, झरने से, जो अंडरग्राउंड वाटर जो आपके यहाँ पर रूम तक, आपके कमरे तक आया है, वो कितना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आप जो प्लास्टिक में पानी भरा है, उसकी कितनी गारंटी है कि वो उसमें क्या है क्या नहीं, कितना, यहाँ तो ये प्रत्यक्ष है, आपके सामने दिख रहा है। उनको समझाना भी पड़ता है क्योंकि उनको नहीं मालूम है कई लोगों को, तो उनको उसकी इंपॉर्टेंस बतानी पड़ती है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे मतलब स्टेप उठा सकते हैं अभी जैसे। और दूसरा यह है कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि हमको मतलब कोई भी चीज के लिए, हर चीज के लिए, जैसे अभी अपना जो घर के डिजाइन, अभी आप देख लो, गूगल वगैरह पे देख रहा था मैं, इस पे देख रहा था अर्थ बैग होम, इको होम, इस तरीके के बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट है। अगर आप सर्च करोगे तो अभी समय का, क्योंकि हमारे पास अभाव है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आप देखोगे उसमें इतना जबरदस्त है। क्योंकि हम लोगों को पुराने समय में हमारे दिमाग में इस सिस्टम ने वो फीड किया हुआ है, जो हम बोल रहे हैं, जो पूरा का पूरा सिस्टम इकोनॉमिक मॉडल पे हुआ है, कि हमारे दिमाग को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है कि जो मिट्टी, पत्थर या
लकड़ी के घरों में रहेगा, वो गरीब लोग हैं, वो तुच्छ प्राणी है। लेकिन आज देखो उन लोगों ने इसको इतने अच्छे से किया हुआ है। कुछ कुछ एक लेडीज है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, अपनी कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल को छोड़ करके त्याग करके आज वो इस तरीके के घर और इस तरीके के प्रोजेक्ट बना रहे और बहुत ही सुंदर सुंदर घर बना रहे। तो हम अगर कोई पूरा नहीं बना सकता है तो जितना प्राकृतिक चीजों का हम इस्तेमाल करें, उनके कम से कम प्रेशर डालें, उस तरीके का हम वो कर सकते हैं। लास्ट में यही आती है, एजुकेशन की बात होती है। तो उस तरीके के एजुकेशन को हम लोगों को बताएं ताकि लोगों को रियल में पता चले। अभी तो हम कोरोना महामारी आ रही है, लोग इतने भयभीत हैं, इतने बड़े बड़े पूरे दुनिया में कह के लोग इससे डरे हुए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अभी कोरोना के कुछ सालों के बाद ये जो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये कोरोना से कई हजार गुना बड़ा है। हो सकता है जिन लोगों को मालूम नहीं है वो सोच रहे होंगे कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। अगर आप एक हफ्ते रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो अभी क्लाइमेट चेंज आने वाला है मानव जाति के लिए कितना बड़ा खतरा है। ये कोरोना से भी कई हजार गुना बड़ा ये जो खतरा होने वाला है यहाँ पर। तो मैं ये नहीं कहता हूँ। दूसरा यह है कि हम अभी हमारे चंदन भाई लोग जिस तरीके के ये हरित क्रांति के लिए लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता सब लोग ही पेड़ लगाओ। अलग अलग है, किसी के पास जमीन नहीं है। अभी पंत जी जैसे कह रहे थे कि कुछ कुछ पेड़ हैं, लोगों के पास आज उतनी जमीनें नहीं रह गई है कि कितना पेड़ लगाना है, कैसे पेड़ लगाने। कोई बात नहीं, जो लगा सकता है वो लगाइए, जो नहीं लगा सकता है तो उस नॉलेज को दूसरे तक, एजुकेशन को दूसरे लोगों के साथ शेयर करो कितना जरूरी है ये चीजें। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये भी नहीं कर सक रहे हैं, तो आप उनको बचाओ। कहीं पे है कोई काटता है तो उसको रोको, उसकी इंपॉर्टेंस उनको बताओ, आप उसको वो करो। आप भी कुछ ये कर सकते, उन लोगों को आप सपोर्ट कीजिए। चाहे आप धन से आप सपोर्ट करो, चाहे आप वहां पर जाकर के वॉलंटरी अपने हाथों से, आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, कोई अच्छा सुझाव आप उनको दो, उनसे जुड़ो आप लोग। आप उस तरीके से धीरे 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 करके उसको आगे लेके जाओ। जो जिस लैंग्वेज में समझता आप उसको समझाओ उस तरीके से। आप गाँव में जाते हो, आप बहुत ही करोगे क्लाइमेट चेंज, अंटार्कटिका, मरीन बायोलॉजी, ये करोगे तो कई लोगों को ये समझ में नहीं आए, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि उस तरीके की, जो जिस पृष्ठभूमि में जिस तरीके से समझता है उसको उस तरीके से समझाओ। बहुत पहले जो हमारे पूर्वज थे उनको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। आप देखोगे कि जब हम लोग बुग्यालों में जाते थे, हमारे पूर्वज तो नंगे पांव चलते थे, वहां पे जूते तक नहीं पहनते थे। इतना सम्मान था हमारे इन बुग्यालों के लिए, इन पेड़ पौधों के लिए। कई पेड़ पौधों की तो पूजा होती थी। अभी मेरे यहाँ पे बगल में है, यहाँ पे मेरे जो नाना जी थे उन्होंने यहाँ पे देवदार का पेड़ लगाया, तो उनके लास्ट विजिट थी, उसके बाद वो चल बसे। तो उस दिन भी लास्ट विजिट में उनके जेब में देवदार के बीज थे ऐसे। तो आप देखो किस तरीके से वो प्रकृति से जुड़े हुए हैं। जब वो जाते पानी में जाते या खाना बनाते बुग्याल में, किसी वजह से उनको बनाना पड़ता, तो वो खाना इस तरीके से नहीं फेंकते ऐसे करके। आज तो हम प्लास्टिक बियर की बोतल ऐसे फेंक दे रहे, तो वो उसको भी इकट्ठा करते थे, कई गड्ढे में डालना, उसको डिस्पोज करना कि ऐसे नहीं करते हैं, प्रकृति को ऐसे नहीं करते, प्रकृति रुष्ट हो जाएगी, हमारे इष्ट देव नाराज हो जाएंगे। तो हम गांव की पृष्ठभूमि में जाके जो जिस तरीके की लैंग्वेज में समझ रहा है, तो उसको हम उस तरीके से पुरानी परंपराओं से जोड़ें जो प्रकृति के इतने नजदीक है। सूर्य की पूजा करना और भी इस तरीके से सारे प्रकृति, नदी की पूजा करना, जल ही जीवन है कह के भगवान का दर्जा देना, पानी को, पेड़ों को, जो हमको इस तरीके से ऑक्सीजन दे रही है इस कोरोना काल में, जैसे ऑक्सीजन की त्राही मची हुई है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मतलब जो परंपराएं रही है उससे लोगों को जोड़ना। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि जो हमारे चंदन नयाल जी भाई लोग या और भी अभी इस पैनल में और भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो इस तरीके के पर्यावरण को बचाने के लिए जुड़े हुए हैं, हम लोग इनका सम्मान करें, इनसे जुड़े। ये वास्तव में ये हमारे प्लानेट को बचाने वाले योद्धा है, सैनिक है, और हमें इनका पूरा का पूरा सपोर्ट करना चाहिए जितना भी हो सके। और देखें कि प्रकृति कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो पृथ्वी है, पूरा प्लानेट है हमारे लिए। केवल ये हमारा प्लानेट, केवल ये हमारा नहीं है, ये हमारी जागीर नहीं है, केवल ये मानव इंसानों के लिए नहीं है। इतना बड़ा जो ये इकोलॉजी है, ये पूरे के पूरे इतने जीव जंतु, लाखों बैक्टीरिया, लाखों कीटाणु, पक्षी, पौधे, ये सारे के सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो जितना इसका हक है इस पृथ्वी पे, उतना ही हक हमारा भी है। तो ये केवल अपनी जागीर समझ करके इसको इस तरीके से नष्ट न करें, पेड़ों को इस तरीके से नहीं काटें,
पर्यावरण को इस तरीके से दूषित नहीं करें। जितना हो सकता है आप उस तरीके से मतलब प्रकृति के साथ चलने की कोशिश करें। जितना भी हो सकता है, जितना आप उसके नजदीक रह सकते हैं, जितना कम नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना कम कंज्यूम कर सकते हैं, तो यही रहेगा। समय की यहाँ पे पाबंदी भी है, थोड़ा सा समय सीमित है। चलो आगे आने वाले इस तरीके के सेमिनारों में आगे आप लोगों से और भी बातें होंगी, आप लोगों से शेयर करेंगे, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो है मैं पुनः आप सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और काफी लंबा समय हो गया क्योंकि 10:15 का हमारा समय था और काफी लंबा समय हो गया। मैं सभी वक्ताओं को जो है सुनने का तो और भी मन कर रहा है कि आप जो जैसा आज सभी का विचार थे और सभी के जमीनी स्तर के एक्सपीरियंस थे, जो है आपने बहुत गहराई बातों से जो है हमें रूबरू कराया है। तो आगे भी हमें समय मिलेगा तो आपको हम जरूर जो है इस पर आमंत्रित करेंगे। और मैं पुनः जो है आप सभी का धन्यवाद करूंगा। हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हमारी टीम का भी धन्यवाद करूंगा, जो हरित क्रांति की टीम। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इसी प्रकार जो है अपने अपने स्तर से जो है लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। और जब हम लोग जमीनी स्तर पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो वैसे आप सबका मुझे साथ मिलेगा, हम सबको साथ मिलेगा, हमारी हरित क्रांति की पूरी टीम को साथ मिलेगा। इसी के साथ जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।